अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 33 हम तलाक नहीं देंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। मिनिमम 15 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। विहान और चाहत पूरे घर में इधर उधर दौड़ रहे थे। वही दो नीली आंखें गुस्से से लाल उन दोनों को खेलते हुए देख जल रही थी। आंखों में आग दहक रही थी, मानो अभी इस आग में सबको जला दे। ओह लिटिल रैबिट, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो हम कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। कहकर अचानक ही वह गुस्से में सामने वॉल पर जोर से पंच मारता है, जिससे वह बॉल अचानक ही एक जोरदार आवाज के साथ धड़ाम से गिर गई, जिसकी आवाज से ही पूरा विल कांप उठा और अब सभी लोग आवाज की दिशा में दौड़े जहां कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने मौजूद थे और नाज बेगम चाहत और सर्वेट की हेल्प से टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाती है। तभी रेहान पीछे से आते हुए हमेशा की तरह अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हमें आप सबसे ज़रूरी बात करनी है, स्पेशली चाहत से। तभी दादा जान एक गहरी सांस लेकर, रेहान ये क्या तरीका है, पहले सबको ब्रेकफास्ट करने दो, बाद में जो बात करनी हो कर लेना। रेहान कोल्ड वॉइस में, नहीं दादा जान, पहले हम अपनी बात कहेंगे, बाद में जिसे जो करना है कर सकता है। अब रेहान ने चाहत की तरफ देखकर उसे पुकारते हुए कहा, चाहत यहाँ आओ। रेहान के पुकारने पर चाहत धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखती है और अपने सर पर दुपट्टा संभालते हुए अपनी ही जगह पर जमी हुई थी। उसके कदम 1 इंच भी नहीं हिले थे और उसे अपने दिल में एक घबराहट महसूस हो रही थी। अपनी बात का कोई रिस्पांस न मिलता हुआ देख रेहान एक तेज आवाज में बोला, लिटिल रैबिट, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हमने कहा यहाँ आओ। और रेहान की अचानक धरती हुई आवाज को सुन चाहते डर के मारे कांपते लगी और अचानक ही उसके हाथ से उसका दुपट्टा छूट गया। इसके बाद उसके खूबसूरत लंबे शाइनी बाल पर से दुपट्टा फिसल कर कंधे पर आ चुका था और उसकी आंखों में नमी आ गई। वही रेहान ने जब उसे देखा तो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। इस वक्त चाहत खूबसूरत काले बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी और सफ़ेद सूट में गोरे रंग के साथ वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। वही रेहान द्वारा चाहत के ऊपर चिल्लाने के कारण जिया और बुआ जान के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने खूबसूरत से चाहत को देखा तो कहीं ना कहीं जिया के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसके दिल में नफरत और जलन उतर आई। वह तो अपनी जलन भरी नज़रों से ही चाहत के खूबसूरत लंबे बालों को जैसे जला देना चाहती हो। रेहान चाहत को देखने में कुछ इस कदर खो चुका था कि अब उसे आसपास का कोई ख्याल ही नहीं था कि तभी उसके कानों में नाज बेगम की बात गई, रेहान आप इस तरह चाहत पर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या उसने कोई गलती की है? देखिए वो बच्ची है, अगर उससे कोई गलती हुई भी है तो हम उसकी तरफ से माफ़ी। और इससे पहले नाज बेगम आगे कुछ कहती रेहान अपने होश में आया और एक झटके में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर एक पेपर नाज बेगम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है और हम चाहते इस पर साइन करें। थोड़ी ही देर में वकील आने वाले हैं तो ये पेपर साइन करके उन्हें दे देना। इतना कहकर रेहान वह पेपर टेबल पर रख वहां से जाने लगा। जब चाहत ना समझी में उन डॉक्यूमेंट को देखने लगी और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, ये क्या है? सुपर हीरो, पढ़ी लिखी हो पढ़ लो क्या है? रेहान के शब्द बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे। चाहत नहीं बड़ी हिम्मत कर कांपते हुए हाथों से वो पेपर उठाएं और उसके टॉप पर लिखा हुआ शब्द डिवोर्स पढ़कर ही उसका दिल धक से बैठ गया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर उसे सता रहा था। चाहत अचानक ही लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरने को हुई जब अचानक ही नाज बेगम में उसे संभाल कर, बेटा आखिर क्या है इस पेपर में जो तुम इस तरह से? नाज बेगम ने धीरे से हाथ बढ़ाकर चाहत के हाथ से वह पेपर लिए। जब चाहत की आंख में ठहरे हुए आंसू जो उसने किसी तरह अपने गले में दबा रखे थे धीरे से उसकी आंखों से आज़ाद होने लगे और वह अपनी आंखें हैरानी से
बड़ी कर रेहान की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या है सुपर हीरो? उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या हुआ, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं? पढ़ा, लेकिन फिर भी एक बार आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है तो हम बताते हैं। ये डिवोर्स पेपर है और तुम्हें इस पर साइन करना है, इसके बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता चाहत अपनी दबी हुई आवाज में भरे हुए गले के साथ बोली, हम साइन नहीं करेंगे। और चाहत की बात को सुन रेहान, जो अब तक दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा था, एक झटके में पलटकर उसकी तरफ देखते हुए, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। चाहत एक बार फिर हल्की आवाज में, हम साइन नहीं करेंगे। चाहत की इस बात को सुन रेहान के हाथ की मुट्ठी कस गई। वह अपनी कोल्ड नजरों से घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। हाउ डेयर यू? हमने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है तुम्हें पेपर पर साइन करने होंगे। रेहान की वॉइस इतनी ज्यादा कोल्ड थी जिसे सुनकर आसपास खड़े सभी लोग बुरी तरह घबरा रहे थे, तो वही वह लोग चाहत को भी हैरान नजरों से देख रहे थे। वह लड़की रेहान के सामने खड़े होकर बुरी तरह काम रही थी, मानो एक सूखा पत्ता हवा के हल्के से झुकने पर डाल टूटने के लिए बेकरार हो, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह डाल से आज़ाद ना हो। कुछ यही हाल चाहत का था। तभी नाज बेगम चाहत की कंडीशन को देख घबराते हुए आगे आकर बोली, चाहत खामोश हो जाओ बेटा, हम बात करते हैं रेहान से। रेहान आप खबरदार, किसी को भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है खान बेगम। हम खुद इस बेवकूफ़ लड़की से बात कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप लोग बीच में ना बोले। रेहान एक बार फिर चाहत को देखते हुए, हाँ तो क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहो, हमने ठीक से सुना नहीं। और रेहान की बात को सुन चाहत की पकड़ अपने सूट पर कस रही थी। वह घबराते हुए इस बार बड़ी हिम्मत कर अचानक ही तेज आवाज में बोल उठी, हम भी कहाँ, हम पेपर पर साइन नहीं करेंगे। सुना आपने? आप खुद को समझते क्या है? हम कोई खिलौना है, जब चाहा शादी कली, जब चाहा डिवोर्स। आपने अब तक जितनी बार भी हमारी जिंदगी का फैसला लिया है, हमने सर झुकाकर कबूल किया है, लेकिन इस बार हम इसे कबूल नहीं करेंगे। और चाहत की बात को सुन सभी लोग हैरानी से उस दुबली पतली छोटी सी लड़की को देख रहे थे, जो रेहान के खौफ से भले ही डर रही थी, लेकिन फिर भी उसके फैसले के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रही थी। कि तभी जिया गुस्से से आगे जाकर दांत पीसते हुए बोली, ये लड़की दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम रेहान के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो, जानती भी हो वह कौन है और उसके खिलाफ जाने का हश्म क्या होता है। अपनी औकात में रहो, समझी? और जिया की बात को सुन चाहत यूं ही अपनी नज़र नीचे किए हुए बोली, हाँ जानते हैं हमारी औकात, हम उनकी बीवी हैं और आपको कोई हक नहीं बनता एक पति और पत्नी के बीच में बोलने का। हमसे सवाल हमारे शहर कर रहे हैं और उनका जवाब उनकी बीवी दे रही है, बेहतर होगा बाहर वाले बीच में ना बोले। चाहत के इस जवाब को सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। जिया तो अंदर से किलस कर रह गई और बुआ जान हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। कि तभी चाहत धीरे से रेहान की तरफ देखते हुए बोली, हम जानते हैं आज तक आपके खिलाफ किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शायद आप हमेशा सही रहते हैं, पर हम आपको बता दें, आप इस बार गलत हैं। और गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारी खाला ने हमें सिखाया है। हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं, इसके बाद आप गुस्से में हमारी जान ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप ले लीजिए, वैसे भी आपसे दूर होकर जीने से तो बेहतर है कि हम मर जाए। माना कि बहुत एहसान है आपके हम पर, आपने हमारे सर पर एक छत दी, नाम और इज्जत दी, जिसके लिए हम आपके कर्जदार हैं। लेकिन इस कर्ज को चुकाने के लिए अगर हमें इस पेपर पर साइन करना है, तो हमें यह मंजूर नहीं है। हम मानते हैं जब हमारी शादी हुई थी तो हमें शादी का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने आपको अपना सब कुछ माना है। और अगर अब आप हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, तो हमें मार दीजिए। खाला जान ने हमें बताया था कि आपके साथ हमारा ये रिश्ता खुद खुदा ने जोड़ा है, तो आपको कोई हक नहीं बनता हमारे खुदा के खिलाफ जाने का। अगर वह चाहते हैं कि यह रिश्ता खत्म हो जाए तो खुदा को अपना फरमान भेजना होगा, वरना हम किसी इंसान के कहने पर इसे नहीं तोड़ेंगे। कहकर उसने रेहान के सामने ही वह पेपर टुकड़ों में फाड़ दिया
और तेजी से रोते हुए वहां से भाग गई। रेहान तो बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। वही सभी पत्थर की बूत बने मुंह फेर यह नजारा देख रहे थे। सभी के मुंह खुला के खुला रह गए थे और किसी को भी अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। किसी को भी यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि अभी अभी यहाँ जो लड़की खड़ी थी वह चुलबुली और नटखट चाहत थी, जो कभी भी रेहान से ऊंची आवाज में बात करना तो दूर उसके सामने खड़े होने से भी डरती थी। दादा जान जो अब तक चेयर के पास खड़े थे अचानक ही लड़खड़ाकर धम से चेयर पर बैठ जाते हैं और अपनी पकड़ छड़ी के ऊपर कसते हुए मन ही मन घबरा कर बोले, या खुदा ये सब क्या था? क्या वह लड़की? नहीं नहीं, जिसका डर था वही हुआ। वही जिया और बुआ जान दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल जले हुए कोयले की तरह हो गए थे। वही मरियम और नाज बेगम चाहत को रोते हुए देखकर उसे संभालने के लिए उसके पीछे भागी। तो वही बिहान जो कि अब तक अपनी जगह पर शौकीन खड़ा था आज पहली बार गुस्से से आगे जाकर रेहान की तरफ घूरते हुए बोला, आपने ये बिल्कुल सही नहीं किया भाईजान। हम जानते हैं एक दिन आपको अपने इन शब्दों पर बहुत रिग्रेट होगा और दुआ कीजिए खुदा से कि चाहत आपको इस चीज के लिए माफ कर दे, क्योंकि अम्मी जान कहती है जो मासूमों का दिल दुखता है एक दिन खुद उसके दिल की टुकड़े खुदा करता है। इतना कहकर बिहान गुस्से से वहां से चला गया और उसके जाते ही रेहान अचानक ही गुस्से से दहाड़कर टेबल पर रखा हुआ एक बड़ा सा फ्लावर वास उठाकर जोर से फ्लो पर पटक देता है। हाउ डेयर यू! रेहान गुस्से से बुरी तरह तमतमा रहा था और उसका गुस्सा देखकर तो जिया और बुआ जान उछलकर तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़े। दादा जान का हाथ भी घबराहट के मारे अपने दिल पर आ गया। सभी सर्वेंट तेजी से अपने काम की तरफ दौड़े। ईशा फिलहाल अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी। अब रेहान गुस्से से तमतमाए हुए ऑफिस की तरफ निकल गया, क्योंकि अगर वह एक सेकंड और यहाँ रहता तो पता नहीं क्या कर जाता। वहीं दूसरी तरफ चाहत जो कि अपने सीने में तकिया दबाकर फूट फूट कर रो रही थी, मरियम और नाज बेगम उसे संभालने में लगी हुई थी। चाहत शांत हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, खुदा पर भरोसा रखो। कैसे भरोसा रखें खुदा पर खाली जान? अब तक हमारे साथ जो हुआ हमने उनके हर फैसले को माना, ये सोचकर कि शायद उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, लेकिन आज सुपर हीरो के फैसले से हमें एहसास हो रहा है कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पता नहीं हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं खाला जान, या शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है जो इस दुनिया में कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। तभी तो हमारे परिवार ने भी हमें छोड़ दिया था सड़कों पर बेसहारा मरने के लिए। हम मानते हैं हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे वक्त भी आए, उनमें से एक आप लोगों के साथ हमारा मिलना था। अपने विहान भाईजान, सुपर हीरो और दादा जान ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। मुझे जैसी अनाथ और बेसहारा को घर दिया, परिवार दिया, पर इससे हमारी जिंदगी का सच तो नहीं बदल जाता ना खाला जान। और सच यह है कि बुआ जान ठीक कहती हैं, हम बदकिस्मत है, ना मुराद है जिसकी मुराद कभी किसी ने नहीं की। एक मजबूरी में आकर सुपर हीरो ने हमसे निकाह तो कर लिया, पर उन्हें भी हमारी जरूरत नहीं है, जबकि हमने अपनी तरफ से हर वह मुमकिन कोशिश की जिससे उनका दिल जीत सके। पर शायद ये सब बेकार है खाला जान। भला कोई एक अनाथ को अपनी घर की इज्जत क्यों बनना चाहेगा? और चाहत के ऐसे शब्दों को सुन नाज बेगम दिल अंदर से टूट रहा था। उन्होंने तुरंत चाहत को अपने सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते मेरी बच्ची, ऐसी ना उम्मीद भरी बातें ना करो, खुदा पर भरोसा रखो, वह सबका ख्याल रखना है, तुम्हारा भी जरूर रखेगा। इतना कहकर वो उसे अपने सीने से लगाई हुई थी, जब अचानक की रोते हुए चाहत की नाक से ब्लड आने लगा और ये देखकर मरियम पूरी तरह हैरान होकर घबरा कर बोली, चाहत ये तुम्हारी नाक से खून? और खून का नाम सुनते ही नाज बेगम तुरंत उसके चेहरे को अपने सामने कर देखते हैं तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। चाहत बेटा, ये खून! ये सुनते ही चाहत का ध्यान भी अपनी नाक की तरफ गया और वह जल्दी से नाज बेगम से दूर होकर बाथरूम की तरफ दौड़ी। वह जल्दी जल्दी अपने चेहरे को पानी से धोने लगी। कुछ देर बाद वह वापस कमरे में आई तो नाज बेगम उसके लिए बहुत परेशान थी। या खुद पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया। चाहत बेटा, आप ठीक तो हैं? आप अभी के अभी चलिए हमारे साथ डॉक्टर के पास, हम आपका ट्रीटमेंट
नहीं खाला, हम ठीक हैं। वो कल हम धूप में बैठकर गार्डनिंग कर रहे थे ना, तो शायद लू लग गई है। खाला, हमें थोड़ा आराम करना है। इतना कहकर वह तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गई और उसे इस तरह देखकर नाज बेगम और मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि अब वह चाहत के सामने रोना नहीं चाहती थी। बाहर आकर मरियम रोते हुए नाज बेगम से शिकायत करके बोली, खाला जान एक बात कहें। चाहत कहती है उनके सुपर हीरो बहुत अच्छे हैं, पर हमें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ उनकी वजह से आज तक हमारी चाहत को कितना कुछ सहना पड़ा। वो तो शादी के तुरंत बाद अमेरिका जा चुके थे, लेकिन उसके बाद बुआ जान और जिया ने चाहत को कितना परेशान किया था। हर दिन ताना देती थी, उल्टा सीधा कहती थी। लेकिन चाहत के आंखों में एक उम्मीद थी कि सुपर हीरो के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, एक बार फिर हमारी चाहत को रुला दिया। सच कह हमारा दिल करता है कि हम जाकर उनके सर पर एक नारियल फोड़ दें। हाँ। मरियम के गुस्से को देख नाज बेगम कुछ नहीं कहा पाई और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते मरियम, सब ठीक हो जाएगा, हमें भरोसा है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। https://pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक। 34 रेहान की तकलीफ और दर्द। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूंगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूंगा। मिनिमम 15 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाहर आकर मरियम रोते हुए नाज बेगम से शिकायत करके बोली, खाला जान एक बात कहें। चाहत कहती है उनके सुपर हीरो बहुत अच्छे हैं, पर हमें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सिर्फ उनकी वजह से आज तक हमारी चाहत को कितना कुछ सहना पड़ा। वो तो शादी के तुरंत बाद अमेरिका जा चुके थे, लेकिन उसके बाद बुआ जान और जिया ने चाहत को कितना परेशान किया था। हर दिन ताना देती थी, उल्टा सीधा कहती थी। लेकिन चाहत के आंखों में एक उम्मीद थी कि सुपर हीरो के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, एक बार फिर हमारी चाहत को रुला दिया। सच कह हमारा दिल करता है कि हम जाकर उनके सर पर एक नारियल फोड़ दें। हाँ। मरियम के गुस्से को देख नाज बेगम कुछ नहीं कहा पाई और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते मरियम, सब ठीक हो जाएगा, हमें भरोसा है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रेहान के ऑफिस में रेहान गुस्से से पागल हो रहा था। उसने ऑफिस का सारा सामान लगभग तोड़ दिया था। इस वक्त ऑफिस की कंडीशन इतनी बुरी थी कि लग ही नहीं रहा था कि यह है द रेहान खान के ऑफिस का केबिन है। रेहान खान जो अपनी हर एक चीज को बहुत ही मैनेज तरीके से रखता था, उसे अपने आसपास गंदगी तो दूर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन आज उसी रेहान खान के केबिन की हालत कुछ यूं थी मानो उसमें अभी अभी कोई जंग छेड़ी गई हो। इस वक्त सिर्फ केबिन की हालत ही नहीं बल्कि खुद रेहान की कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस वक्त उसकी खूबसूरत काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसके हाथ से खून बह रहा था। गुस्से से दहकती हुई उसकी लाल आंखें जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। वो गुस्से से अचानक ही अपने बालों को हाथों से नोचते हुए बोला, वाई लिटिल रैबिट वाई यू कांट अंडरस्टैंड माई थिंग्स। आखिर क्यों तुम मुझे नहीं समझ रही? क्यों तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हो?
मत टकराव मुझसे, तुम टूट जाओगी और अब तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकते। हम तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं जलाना चाहते इस आग में। हमारा एक होना इम्पॉसिबल, हमें तुम्हें सेफ रखना है, ना चाहते हुए भी तुम मेरा जुनून बन चुकी हो। लेकिन फिर भी हमें अपनी इस जुनून को छुपाना होगा, दुनिया के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। हमारा तुम्हारे पास रहना तुम्हें खतरे में डाल देगा। हम तुम्हें कैसे बताएं कि तुम हमें जो सुपर हीरो समझती हो, हम वो सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। एक मॉन्स्टर जिसकी हकीकत को जानने के बाद तुम हमसे बेइंतहा नफरत करोगी। हम अंधेरा हैं और तुम रोशनी, हम आग हैं और तुम फूल, हम मौत हैं और तुम जिंदगी। जो पास तो रह सकते हैं पर साथ नहीं, और इसलिए तुम्हें हमसे दूर जाना होगा, लिटिल रैबिट जाना होगा। कहते हुए रेहान अपनी कुछ पुराने ख्यालों में खो गया। जिया नहीं चाहत के लिए जो प्लानिंग की थी उसे दुनिया भर में रुस्वा करने की, इस बारे में रेहान को बहुत पहले ही पता चल चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह खामोश था क्योंकि अब उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने सोच लिया था उसे क्या करना है, और उसके बाद सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा रेहान ने चाहा था। आखिर दादा जान के सामने शादी से मुकरने के लिए उसके पास भी तो कोई बहाना चाहिए था। रेहान तो पहले ही जिया और ईशा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास एक अच्छा ऑप्शन था, उसकी लिटिल रैबिट। रेहान और चाहत के निकाह के बाद घर में सन्नाटा सा पसार गया था, जैसे कोई इस बारे में बात करना ही नहीं चाहता। दादा जान किसी गहरी सोच में गुम थे, तो वही चाहत नाज बेगम के कमरे में बैठी हुई थी। वह अपने चेहरे पर मासूमियत और भोलापन लिए नाज बेगम से बोली, नाज खाला, क्या हमारा निकाह हो गया? ये निकाह क्या होता है? क्या सुपर हीरो अब हमारे सेविया बन गए? और यह शौहर क्या होता है? काजी साहब ने कहा कि सुपर हीरो अब हमारे शौहर हैं। तो क्या अब वह सुपर हीरो नहीं रहे? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी नाज बेगम प्यार से उसका सर सहलाते हुए, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो आपके सुपर हीरो अभी भी है, बट अब वो आपके शौहर भी है। शौहर मतलब आपका ख्याल रखने वाला, आपका सब कुछ। हमने आपको बताया था ना, खुदा ने उनको आपके लिए चुना है, आपके सेवियर के रूप में। अब उनके रहते हुए आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें भरोसा है। इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनो, अब नो शरारत। अब आप रेहान की सारी बात मानेगी और उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ओके बेटा। चाहत स्माइल करते हुए, उद्धरण चिन्ह डॉट, जी खाला, अब हम शरारत नहीं करेंगे। गुड बेटा, ओके, अब आप अपने कमरे में जाओ, बहुत रात हो गई है। ओके गुड़िया। ओके काला, गुड नाइट। इतना कहकर चाहत अपने नाज बेगम के रूम से निकलकर अपने रूम जा रहा थी। जब रास्ते में वह रेहान से टकराई, वह बस गिरने ही वाली थी जब रेहान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया, और अगले ही पल रेहान की आंखें मदहोशी से बंद हो जाती है, क्योंकि उसे चाहत के बदन से एक अजीब और बहुत ही खुशबूदार भीनी भीनी महक रही थी जिसे वह अपनी सांसों में उतार रहा था। उसे वो खुशबू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये खुशबू इतनी मनमोहन थी कि रेहान कुछ पल के लिए उसमें को ही गया। तो वही चाहत अपने सामने रेहान को देख स्माइल करते हुए बोली, सुपरहीरो, आई एम सॉरी, वो हमने देखा नहीं। रेहान का ध्यान चाहत की बात से टूटा और वह अपने होश में आया। उसने चाहत को धीरे से उसकी जगह पर खड़ा कर आंख दिखाते हुए कहा, संभल कर चला करो लिटिल रैबिट, हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ध्यान तो हमारा। शट अप, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। इतना कहकर रेहान तेजी से वहां से निकल गया और उसकी बात को सुन चाहत उसे मासूमियत से जाता हुआ देखती रह गई। खड़ूस कहीं के हुए है, कहकर चाहत अपने कमरे की तरफ चली गई, तो वही रेहान धीरे से पलटकर उसे कमरे में जाता हुआ देखता रहा। अब वो अपने दिल पर हाथ रख दिल में एक धड़कन महसूस कर रहा था जो उसे बेचैन कर रही थी। यह क्या हो रहा है हमें? वो खुशबू कितनी मदहोशी भरी थी, शायद इडियट ने कोई परफ्यूम अप्लाई किया होगा। इतना कहकर रेहान अपने ख्यालों को झटक कर अपने कमरे की तरफ चला गया, और यूं ही कुछ दिन गुजर गए। इस दौरान रेहान हमेशा चाहत के आसपास सुबह खुशबू महसूस करता था और यह खुशबू रेहान के दिल में एक अजीब सी जज्बात जगाते थे। फाइनली एक दिन चाहत रेहान के कमरे में उसे उसकी काफ़ी देने आई,
तो इस बार रेहान उसे डांटे हुए बोला, लिटिल रैबिट, व्हाट द हेल, आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो तुम इतनी स्ट्रांग परफ्यूम इस्तेमाल कर रही हो? बच्ची हो, बच्ची की तरह रहा करो, हमने तुम्हें कहा है ना अपने ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल चीजें और मेकअप इस्तेमाल मत किया करो। तो फिर रेहान की बात सुन चाहत घबराते हुए, लेकिन सुपर हीरो हमने तो कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया और ना ही कोई मेकअप किया है, तो फिर आप हमें डांट क्यों रहे हैं? शट अप लिटिल रैबिट, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। लगता है अब तुम बहुत बिगड़ गई हो, क्या यही सीखती हो स्कूल में जाकर झूठ बोलना? कहते हुए रेहान अचानक ही चाहत के ऊपर चीख पड़ा था। जब उसकी बात को सुनकर छोटी सी चाहत घबराकर दरवाजे से लग गई और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह रोते हुए डर कर बोली, नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, खुदा कसम हमने कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया। आप चाहे तो हमें स्मेल करके देख सकते हैं या फिर हमारे कमरे की तलाशी ले लीजिए, हम झूठ नहीं कहते। चाहत बहुत ही मासूमियत से रो रही थी और उसकी बात को सुनकर रेहान अपने आप में ही हैरान था, क्योंकि वह जानता था चाहत खुदा की कसम झूठी तो नहीं खाएगी, लेकिन वह भी गलत नहीं था। उसे चाहत के बदन से बहुत ही स्ट्रांग परफ्यूम की खुशबू आती थी जो उसे लगभग अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। इसके बाद वह तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर उसे शांत होने का कहकर जाने के लिए बोल देता है और चाहत भी तुरंत रेल के डब्बे की तरह वहां से 9.2.11 हो गई। अगली सुबह आज मौसम बहुत ही सुहाना था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो वहीं किचन में नाज बेगम हमेशा की तरह अपने बच्चों और बाकी सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तभी एक लेडी सर्वेंट, बेगम साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात पूछे। यह इतना आलीशान विला है, यहाँ एक से बढ़कर एक नौकर जाकर है, आपका एक इशारे पर यहाँ मिनट में काम हो जाते हैं, इसके बावजूद आप हमेशा खुद काम क्यों करती हैं? और यह सुनकर नाज बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह हमारा परिवार है और उनके लिए काम करके हमें अच्छा लगता है। ये सुनकर सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सचमुच बहुत अच्छी है बेगम साहिबा, आप सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि हम लोगों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। बाकी लोग तो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, लेकिन हाँ, आपके बच्चे बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत ही मासूम और साफ दिल के। ये सुनकर नाज बेगम को अपनी परवरिश पर फक्र हो रहा था। अब वह अपने काम में लगी हुई थी जो अचानक ही नाज बेगम को चक्कर आता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी एक जोरदार चीख के साथ वो सर्वेंट नाज बेगम को उठाने लगती है। बेगम साहिबा क्या हुआ, आपको होश में आए बेगम साहिबा? वह सर्वेंट जल्दी से नाच बेगम को संभाल ही रही थी जब बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए विहान, बुआ जान, दादा जान चीख सुनकर भागते हुए किचन में आते हैं और किचन का नजारा देख शॉक्ड हो जाते हैं। वही विहान आगे बढ़कर घबराते हुए, अम्मी जान, क्या हुआ आपको? और यह नजारा देख सर्वेंट घबराते हुए बोली, पता नहीं, अभी तो हमारे साथ अच्छे से काम कर रही थी और अचानक ही इन्हें चक्कर आ गया। ये सुनकर दादा जान विहान को कुछ सर्वेंट के साथ ऑर्डर देते हुए नाज बेगम को उनके कमरे में शिफ्ट करवाते हैं। इन्हें कमरे में ले चलो और जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। वही बुआ जान के फेस पर डेविल स्माइल थी। बाज सी नजर है हमारी, सुबह सुबह क्या खूबसूरत नजारा देखने को मिला, काश ये कभी उठे ही ना, बड़ी मालकिन बनी फिरती है। अगर यह रास्ते से हट जाए तो हमारा एक दुश्मन यूं ही खत्म हो जाए और यह चंद कचरे के डब्बे इन्हें उठकर बाहर फेंकने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर तो हमारा राज है इस घर में। कहते हुए हुआ जान के चेहरे पर एक घिनौनी हंसी थी, हालांकि उन्होंने यह बात अपने दिल में कही थी। वही अपने कमरे में मौजूद चाहत जो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, सर्वेंट से उसे भी नाज बेगम की हालत के बारे में पता चला, तो वह तुरंत घबरा कर उनके कमरे की तरफ दौड़ गई, जहां कमरे के बाहर घर के सभी लोग मौजूद थे। विहान रो रहा था और डॉक्टर अंदर नाज बेगम को चेक कर रही थी। दादा जान भी परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी चाहत भागती हुई आती है, विहान भाई जान, खाला को क्या हुआ, हमें बताए, वो ठीक तो है ना? तभी विहान जो खुद बहुत डरा हुआ और रो रहा था, फिर भी वो चाहत को कंसोल कर रहा था। फिक्र मत करो चाहत, डॉक्टर अंदर उन्हें चेक कर रही है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा।
तभी कमरे का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। रेहान भागता हुआ परेशान होते हुए, यहाँ पर हमारी अम्मी जान कैसी है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? क्या हुआ है उन्हें? देखिए अभी हम आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते, हमें उनके कुछ टेस्ट करने होंगे तभी हम बता पाएंगे। फिलहाल हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया, 2 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएंगे और हमने सैंपल्स ले लिए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक आप इनका ख्याल रखें। ये कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। तभी चाहत, रेहान भाईजान आप परेशान नहीं हो, हम दोनों मिलकर खालाजान का ख्याल रखेंगे, कहते हुए उसने रेहान को हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था जब क्या हो रहा है यहाँ लिटिल रैबिट? एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है तो वो डर के पीछे हो जाती है। आप सभी लोगों का ध्यान पीछे की तरफ गया जहाँ रेहान अपनी कोल्ड नजरों से उन दोनों को ही घूर रहा था। रेहान चलकर चाहत के करीब आता है, बट उसे फिर से वो खुशबू महसूस होती है। इससे पहले वो खुशबू से अट्रैक्ट होता, वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर आगे बढ़कर दादाजी के पास चला जाता है। अब कैसी तबीयत है मिसेस खान की दादाजान? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर का कहना है उनके कुछ टेस्ट होंगे उसके बाद ही। हम ठीक है, हम उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स अपॉइंट कर देते हैं और कल ही उनके टेस्ट करवा लीजिए। इतना कहकर वह धीरे से पलटकर वहां से जाने को हुआ जब उसकी नज़र ध्यान और चाहत पर गई, जो चुपचाप अपनी गली नज़रों से नाज बेगम के कमरे के दरवाजे को ही देख रहे थे। तभी रेहान को अपने कंधे पर किसी का हाथ फील होता है। वो हाथ किसी और का नहीं, रेहान का था। रेहान हैरानी से कभी हाथ को कभी रेहान को देखता, जैसे मानो खुद को यकीन दिलाना की कोशिश कर रहा हूं कि यह हाथ उसके भाई के ही हैं, क्योंकि आज तक रेहान ने रेहान से बात करना तो दूर उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। तभी रेहान एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ रेहान के कंधे को थपथपाता है। फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह एक नज़र चाहत को देखता है जो मासूमियत से उसकी तरफ ही देख रही थी। रेहान धीरे से उसके सर पर थपथपा कर वहां से निकल गया और उसकी इस हरकत पर जिया और बुआ जान का मुंह कड़वे करेले जैसा हो गया था। और अब देखते ही देखते कुछ दिन का वक्त गुजर गया और अब नाज बेगम के एक के बाद एक कई टेस्ट हो रहे थे, लेकिन उनकी बीमारी किसी के भी पकड़ में नहीं आ रही थी। उनकी सेहत हर दिन गिरती जा रही थी। रेहान ने अपनी तरफ से दुनिया के बेस्ट डॉक्टर को हायर किया था, लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नाज बेगम ने खाना पीना भी बंद कर दिया था और वह पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुकी थी। उनका बुखार जाने का नाम ही नहीं लेता था। डॉक्टर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे पीर और फकीर से दादा जान उनकी झड़ाई भी कार्रवाई शायद कुछ ऊपरवार हो, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। अब नाज बेगम के टेंशन से घर में चहल पहल नहीं होती थी, ना कोई हंसता था, ना खेलता था और ना ही कोई ठीक से खाता था। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो चाहत और रेहान की थी। वो दोनों नज होने के बावजूद अपनी तरफ से नाज बेगम का ख्याल रखते थे और उनके पास बैठकर ही मुंह दबा दबा कर रोते थे। वो दोनों एक सगे भाई बहन की तरह एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे और उनकी यह कंडीशन अब दादा जान और रेहान से भी छुपी हुई नहीं थी। कहीं ना कहीं रेहान को भी अब फिक्र सताने लगी थी। आखिर वह भी ध्यान के दर्द को समझ सकता था, क्योंकि एक वक्त था जब वह भी इसी सिचुएशन में था। और एक दिन अचानक, तो दोस्तों आखिर क्या वजह है रेहान की चाहत से दूर भागने की? जानने के लिए बने रहिए कहानी में।